या यंग माइंडसेट के वाले लोगों की बीच जाता हूं तो सचमुच मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी एक नई एनर्जी पैदा होती है। बहुत सारी चीजों को मैंने सीधे देखा है, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए बहुत सारी चीजों को क्यूरियोसिटी हमारी भी थी समझने की हमने कोशिश भी की है, कुछ चीजों को समझा भी है और बहुत सारी चीजों को नहीं समझा। ऑनेस्टली कुछ चीजें समझ में आ रही है और कैसा काम आप लोग करते हैं कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यहां की ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ सकता। आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन और कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पॉपुलरिटी हासिल करने की इच्छा नहीं, पूरे डिवोशन के साथ आप सब अपने काम में लगे हुए हैं। और यहां में कावेरी ड्राई इंजन, स्मार्ट टर्बोफैन इंजन और एडवांस टर्बो गैस जनरेटर का डिस्प्ले यह भी देखने का मुझे अवसर मिला है। सच बात है कि यह सब देखने के बाद मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हुई है। और मैं जीटीआरई के बारे में कह सकता हूं कि न केवल भारत के बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया के जो हाईली रिप्यूटेड इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनमें से है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को और अधिक आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के मैं डॉक्टर कामत से कह रहा था क्या करना चाहिए, पहले इतनी तेजी से काम क्यों नहीं होता था, तो उन्होंने कुछ उसके रीजंस बतलाए हैं, वो सही बताया उन्होंने। लेकिन आज गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिजिनाइजेशन ये बहुत तेजी के साथ होना चाहिए और वह काम आप लोग कर रहे हैं और हम लोगों का कमिटमेंट है इस काम को पूरा करने के लिए जो कुछ भी जिस भी प्रकार की हेल्प की, जिस प्रकार के असिस्टेंस की जरूरत होगी, गवर्नमेंट वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एज ए डिफेंस मिनिस्टर आई वुड लाइक टू एश्योर यू आर और मैं तो समय समय पर डॉक्टर कामत इनकी एक अपनी रेपुटेशन है साइंटिस्ट के रूप में भी, और इनका साइंटिस्ट के बीच एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए उसकी स्किल भी मैंने डॉक्टर कामत के अंदर भी देखी है। साइंटिस्ट के ऊपर धौंस जमा कर, रुतबा जमा कर, प्रेशर बिल्डअप करके काम नहीं कराया जा सकता है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर और उनके हौसले को बढ़ाकर काम किया जा सकता है। और वही स्किल डॉक्टर कामत में मैंने देखी है। और सेल्फ रिलायंस की दृष्टि से आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और डीआरडीओ की लीडरशिप में जिस डेडिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एश्योर्ड हूं, आपकी यह अप्रोच देश की स्ट्रेटेजिक पावर को और स्ट्रेंथ देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। डीआरडीओ का जहां तक प्रश्न है, डीआरडीओ ने अब तक की अपनी यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं अब तक हासिल की है, चाहे वह मिसाइल बनाने का हो या फिर अन्य वेपन्स के बनाने का हो या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आप सभी का मैं मानता हूं कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज तो मुझे खुशी होती है कि मैं देखता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर इंटरवल पर डीआरडीओ कुछ नए नए टेस्ट करता रहता है। आप लोगों को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी बैठे हैं यहां पर बेहद खुशी होती है और अच्छा लगता है। और मैंने साइंटिस्ट के डेडिकेशन को देखा, जब कोई टेस्टिंग वाली होती है और जिस तरीके से कभी वो टेस्ट मान लीजिए कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, किस सर्विस में यह डेडिकेशन देखने को मिलेगा।
और एक दो नहीं, 100 साइंटिस्ट। मैं गया था वहां, कौन सा वो बोला था, मिसाइल टेस्ट रही, मुझे लोगों को समझाना पड़ा। यह सब चीजें तो होती रहती है जिंदगी में। आपने कोशिश की, इस बार नहीं सक्सेस मिली है तो अगली बार मिलेगी, अगली बार नहीं मिलेगी तो उसके बाद मिलकर रहेगी। अरे कम से कम ऊपर वाला जो बैठा हुआ है गॉड, जिसे परमात्मा हम कहते हैं, वो अभी तो कभी कभी दया करेगा ही हमारे ऊपर, क्यों नहीं मिलेगी? यदि आप ऑनेस्टली परिश्रम कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। और आजकल तो डीआरडीओ के अचीवमेंट आए दिन सुनने को लोगों को मिलती रहती हैं। और एक चीज की यदि टेस्टिंग की चर्चा कंप्लीट होती नहीं है तब तक दूसरी अचीवमेंट की खबर बराबर आ जाती है। तो यह सुनकर भी हम लोगों को भी, कभी कभी प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, साथ उन लोगों की बात होती है तो सब वो अच्छा लगता है। और मैं यदि कहूं कि सचमुच हमारी भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का आधार यह डीआरडीओ बन चुका है, तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं हो। और डीआरडीओ, मैं कहना चाहूंगा, डीआरडीओ अगर बॉडी है तो वह बॉडी आप जैसे ऑर्गन्स के माध्यम से ही अच्छे फंक्शन कर पा रही है। और इसके लिए मैं फिर से आप सब एक बात मैं सराहना करना चाहता हूं, आपके काम को एप्रिशिएट करता हूं। और बेंगलुरु में जहां मिल रहे हैं हम लोग, यहां पर रिसर्च कल्चर आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तब भी बेंगलुरु के रिसर्च कल्चर के बारे में सुनते थे और इनोवेशन के बारे में कम सुनते थे। लेकिन अब मंगलुरु के इनोवेशन के बारे में भी सुनने के कुछ पहले के कंपेरिजन में ज्यादा सुनने को मिलता है। और यह बेंगलुरु इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, स्किल मैन पावर हो, मैं समझता हूं कि इस कंट्री में इन सब सारी चीजों को सिंबलाइज कर रहा है ये स्थिति। और मैं मानता हूं कि 2047 तक विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री का जो एक लक्ष्य है, उसके रोड मैप के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और उसमें बेंगलुरु शहर का और हमारे जीटीआई का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक जो ये जर्नी चल रही है, इस जर्नी के आप लोग भी को पैसेंजर है। और को पैसेंजर नहीं, मैं कहना चाहता हूं आप सारथी हैं, इसको आगे ले जाने वाले। को पैसेंजर तो हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि 2019 में ही एज ए डिफेंस मिनिस्टर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। और उसके बाद कई कॉन्फ्रेंसेज में, मीटिंग्स में भी जाने का अवसर मिलता है। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़ी मीटिंग्स में मैं शामिल होता हूं, ये अवसर मिलता है, तो उसमें अनेक इशूज पर, नंबर ऑफ इशूज ऐसे होते हैं जिन पर की बात करने का अवसर मिलता है। उनमें एरो इंजन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स अनेक बार ये चर्चा के विषय रहते हैं, सुनता भी रहता हूं। और जैसा मैंने पहले बताया कि फिजिक्स का स्टूडेंट और टीचर होने के नाते मेरी कुछ क्यूरियोसिटी भी रहती है चीजों को समझने की। सब चीजें तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ चीजें समझने की मैं कोशिश करता हूं। और कई बार तो मैं ये भी सोचता हूं कि भारत जैसा बड़ा देश, टैलेंट की यहां पर कोई कमी नहीं हो। आखिर एरो इंजन जैसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सेक्टर में अब तक पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अब धीरे धीरे कुछ चीजें मुझे भी समझ में आने लगी है कि क्यों नहीं बढ़ रहा। अब जो मैं देखता हूं उससे हमारा कॉन्फिडेंस ये बिल्डअप होता जा रहा है कि हम इस दिशा में आगे बढ़कर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और डिफेंस मिनिस्टर के रूप में हमारा 7 ईयर्स का जो कार्यकाल रहा है, अपना पूरा प्रयास रहा है कि हम एरो इंजन के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पर रखें। और अभी गाड़ी में बैठा हुआ भी मैं डॉक्टर कामत से इन्हीं सब सारे विषयों पर मैं चर्चा कर रहा था। और हमारी पूरी कोशिश रहती है, आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जितना भी मैक्सिमम सपोर्ट मिल सकता है हम अपनी तरफ से सपोर्ट को प्रोवाइड करें।
लेकिन मैं समझता हूं आपको बहुत सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस आपका मोरल हाई रहना चाहिए। गवर्नमेंट का पार्ट होने के नाते इतना मैं कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसी स्थिति आएगी जो आपको डिमोरलाइज नहीं करने पाएगी, यह श्योर आपको मैं। बहुत सारे अफसर्स को भी देखता हूं, अपने साइंटिस्ट को देखता हूं, क्या अब उस डिफरेंसेस क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, उसकी मैं चर्चा करूंगा तो बड़ी न्यूज बन जाएगी, इसलिए करूंगा नहीं। जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन आपका देखने को मिलता है अपने काम को लेकर, अनपैरेलल है। चूंकि मैं एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी पढ़ाते समय जब लैब में मैं घुसता था, तो उस समय का कंसंट्रेशन और लैब से बाहर निकलने का बहुत अंतर होता, बहुत अंतर। बहुत काम कर रहे हैं आप लोग। अब मुझे लगने लगा है कि क्रूज मिसाइल्स के लिए भी हम लोग इंजन कुछ बना सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है, बना सकते हैं। इसके अलावा हम एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कि डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर भी अब तेजी से आगे कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग। और अब पीछे मुड़कर हम लोगों को नहीं देखना है, यही संकल्प लिए पूरा होगा। और जिस दिन आपने इस टारगेट को अचीव कर लिया, मैं समझता हूं वह दिन अपने आप में हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 3-4 साल में कुछ हो जाएगा। थोड़ा लगेगा, कितना लगेगा? अरे जिस दिन प्रोटोटाइप हो गया उस दिन सब हो गया। प्रोटोटाइप हो जाने के बाद तो मैं समझता हूं टारगेट बहुत नजदीक होता है। ये बात सही है, सिविल लाइफ को तो करना ही पड़ेगा, ये बात ये सही है। और कुछ ज्यादा नहीं कहना, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा कुछ लिखो कर दे दिया है। और मैं कह सकता हूं कि आज की ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इस तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जितनी तेजी से बदल रही है, उससे भी आप परिचित हैं। सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहे हैं, नए इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और ऐसे में जिस देश के पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी वही देश सेफ रहेगा, वही देश सिक्योर रहेगा, और वही देश सस्टेन कर पाएगा। इस हकीकत को भी मैं समझता हूं कि हम लोग समझते ही हो। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो कुछ भी किया था उसका करिश्मा दुनिया को देखने को मिला है, उसके लिए आप सब बधाई के बाद। हमारी आर्म फोर्सेज वहां लड़ती है, लेकिन जो कुछ भी आपने वेपन, जो कुछ भी चीजें दी थी, उसमें आपका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारी फोर्सेस को उनके द्वारा काफी सपोर्ट मिल रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सर्विलेंस के दूसरे साधन हो या फिर अटैक करने वाले हथियार, सब में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की झलक साफ तौर पर दिखी जा सकती है। और इसके कारण मैं समझता हूं कि हमारी सेना का भी मनोबल इससे काफी बढ़ा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, चैलेंजेस बदल रहे हैं, हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इंडिजिनस तौर तरीके हैं उन पर पहले के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा फोकस करें, और हमारी फोर्सेज को वर्ल्ड क्लास सिस्टम और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम प्रयत्न करें। मैं नहीं कहता हूं कि तुरंत दे ही दें, संभव नहीं। और आज जहां तक भारत का प्रश्न है, सारी दुनिया मानती है, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे भारत में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी।
अब उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैश कराना, मैं समझता हूं इस पर सोचने की जरूरत है और इसकी आवश्यकता भी है। और आपने देखा होगा कि हाल में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 18 ईयर से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अब पूरा हो गया। और यह ट्रेड एग्रीमेंट भारत की बढ़ती इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की एक प्रकार से मैं मानता हूं एक्सेप्टेंस है। भारत की पॉलिटिकल और ट्रेड जो पॉलिटिकल पावर और हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, उसका एक्सेप्ट दुनिया अब कर रही है। भारत तो पहले का भारत नहीं रहा। भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी, भारत की धमक सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक, यानी जितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए, दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह और यह भारत की हैसियत बनी है, उसमें आपका भी मेजर कंट्रीब्यूशन। अभी कुछ दिन पहले हमसे ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर आए थे, मिले, और उन्होंने डिफेंस कॉर्पोरेशन पर अच्छी बातचीत उनके साथ हुई और बहुत सारी चीजों को देखने और समझने के बाद उनको मैं कह सकता हूं कि बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज मिला है। और ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि वो इंडिया को एक इमर्जिंग पावर के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि इंडिया को एक सुपर पावर के तौर पर देखते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ग्रीस के जो डिफेंस मिनिस्टर है, डायनेमिक डिफेंस मिनिस्टर थे, हमसे भी लंबे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने दुनिया भारत के बारे में सोचती क्या है, एक परसेप्शनल चेंज सारी दुनिया में है। और मैंने जो समझा उसको मैं उनको बात सुनने के बाद जो कुछ भी मैं समझा हूं, जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, मुझे लगता है उनकी धारणा यह बन गई है कि भारत केवल ऑर्डिनरी कंट्री नहीं रहा है, बल्कि भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है। और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस फेशियल एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि मैं भी अब इतने दिनों से पॉलिटिक्स में और समाज में काम कर रहा हूं, तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीजों को पहचानता हूं। तो उनको लगा कि भारत अब ग्लोबल लीडर बनना है। आगे मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग एक हिस्टोरिकल फेज से गुजर रहे हैं भारत, और जब पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, सभी कंट्री भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहती है। ग्रोथ स्टोरी का पार्ट न बनना चाहती होती, न होती, तो मैं समझता हूं यूरोपियन यूनियन हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट न करता। पहली बार यह हुआ है। सभी कंट्रीज हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में पार्टनरशिप भी करना चाहती है, और ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऑप्शंस ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और हमें इन अपॉर्चुनिटीज का फुल एडवांटेज लेना है और अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को और स्ट्रांग करना है। मुझे यह भी बताया गया है कि आप यूके के साथ एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ज्वाइंट स्टडी कर रहे हैं, यह भी जानकारी दी गई है। ये मैं मानता हूं कि एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा फ्रांस के साथ भी एरो इंजन के लिए हम नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। फ्रांस और यूके दोनों ही कंट्रीज एरो इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रही हैं। उनके साथ यह कोलैबोरेशन मैं मानता हूं कि हमें न सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने का यह एक अवसर देगा, बल्कि उन चैलेंजेस को भी समझने में हमारी हेल्प करेगा, जिनका उन्होंने पिछले डिकेड्स में वह सामना कर चुके हैं। उनको समझने का भी हमको अवसर मिलेगा। मित्रों, मैं समझता हूं सारी बातें बताती हैं कि भारत के लिए एरो इंजन में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार भी इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी प्रयास की जरूरत होगी, जो भी मदद की जरूरत होगी, वह करेगी। और
मैं जानता हूं कि ये सब सारी चीजें आसान नहीं है। ये कोई भाषण देना अलग बात है, और लेकिन करना दोनों में अंतर होता है। इसलिए मैं समझता हूं आसान नहीं है। और एरो इंजन का तो मैं समझता हूं ये सेक्टर अपने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने पढ़ी है, मेटीरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी एडवांस क्लास के एरो इंजन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में 20, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं। वो अपने डिकेड्स की एक्सपीरियंस और जनरेशंस की नॉलेज के दम पर यह काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी इंजन को डेवलप करने में 25 इयर्स लग रहे हैं, तो इंडिया की करंट सिचुएशन, हमारी स्ट्रेटेजिक लीड्स और हमारी एम्बिशंस ऐसी हैं कि आप मानकर चलिए कि आपके 20 ईयर पहले ही खत्म हो चुके हैं, और अब केवल हमारे पास 5 वर्ष बचे हैं, 5 ईयर्स। क्यों कंवर साहब, आपने 5-6 साल कहा, 5 साल दे दिया मैंने। चलेगा कि मैं वापस ले लूं इसे? विदिन 5 to 7 years, ओके, विदिन 5 to 7 years। और मैं समझता हूं कि ये कोई शॉक होने वाली बात नहीं है, और इस पर हम लोगों को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक चैलेंज है, और चैलेंज भी है, उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये कॉल टू अटेंशन भी है। दिस इज ए कॉल टू अटेंशन। और इसी 5-7 साल में हमको वर्क कर दिखाना है जो दुनिया के सारे देशों ने 20 साल में किया है, और इसी में जो कुछ भी अपना बेस्ट हम दे सकते हैं, हमको बेस्ट देने की कोशिश करनी है। साथ ही हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा। हम सभी 5th जनरेशन के इंजन तक सीमित नहीं रह सकते। 6th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग जानते हैं, और उसमें जो मदद होगी हम लोगों की, वो मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उस पर रिसर्च हर समय की मांग है, और जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यू मटेरियल का प्रयोग बढ़ रहा है, हमें अब कैसे उनसे आगे रहना है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, आगे रहना है, आगे रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका एक लाभ यह भी है कि जब हम डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और इंजन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका महत्व सिर्फ मिलिट्री यूज तक सीमित नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी आप करते हैं, इंजन डेवलप करते हैं, उस सेक्टर में रिसर्च करते हैं, तो उसका महत्व केवल मिलिट्री यूज तक ही नहीं रहता है। इसका ड्वेल यूज फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी सार्थकता यानी यूटिलिटी यही है कि उसके अनेक दूरगामी परिणाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट का मुख्य काम यह है कि हमारी सेनाओं को फैसिलिटेट करे, लेकिन समय के साथ साथ वह सैटेलाइट अब सेनाओं को ही नहीं, हमारे किसानों के उपयोग में भी आ रही है। अब किसानों के भी काम आने लगी है। रेन फोरकास्टिंग ये काम आने लगी है, उससे पता लगा सकते हैं रेन फोरकास्टिंग के बारे में। वेदर प्रेडिक्शन के भी काम आने लगी। इस तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी का दायरा और एप्लीकेशन बढ़ता है। और साथियों, आप जो टेक्नोलॉजी आज फाइटर प्लेन्स के लिए डेवलप कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी कल सिविल एविएशन की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला सकती है। आप जो हाई टेम्परेचर से आने वाले कंपोजिट मटेरियल्स बना रहे हैं, मैंने देखा जो हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने वाले कंपोजिट मटेरियल्स बना रहे हैं, वो पावर प्लांट्स में या स्पेसशिप्स में भी काम आ सकती है। आने वाले समय में सिविल एविएशन का एक्सपेंशन और भी तेजी से होगा। भारत तो वैसे भी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली एविएशन मार्केट में से एक है। ऐसे में यहां किए जा रहे आपके एक्सपेरिमेंट्स
आपके इनोवेशंस और आपके टेक्निकल सॉल्यूशंस फ्यूचर में सिविल एविएशन के फील्ड में भी सीधे यूजफुल साबित होंगे। यह सोच, यह विजन ही आपके काम को और भी ब्रॉड और भी इम्पैक्टफुल बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना रहे हैं, आप देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पूरी कंट्रीज में पूरे ट्रस्ट के साथ और एक होप के साथ आपकी तरफ देख रही है, और हर भारतीय जो चाहता है कि उसका देश शेप रहे, उसका देश दुनिया में सिर उठाकर खड़ा रहे, वह किसी की ओर देख रहा है तो आप जैसे वैज्ञानिकों की तरफ देख रहा है। एक किसान हो या स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो या सोल्जर हो, सबकी नजर यदि कहीं पर है तो आपके ऊपर है। लेकिन मैं जानता हूं सबकी नजर भले ही आपके ऊपर हो, आपकी नजर तो आपके अपने काम पर ही है। तो मैं जब देखने गया था तो वो इंजन का वो क्या था, उसको बोलते हैं इंजन टेस्ट है, तो जो वहां पर इंजीनियर्स थे, हम लोग देख रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, वो अपना लगाए हुए नजर उसे उनमें, और बिल्कुल डिस्टर्ब जैसे बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे कंसंट्रेशन में मुझे लग रहा था कि उनका ब्रेक नहीं होने पाए। जिनमें दुनिया आपके ऊपर नजर लगाए हुई है और आप अपने काम पर नजर लगाए हुए हैं। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप बिना किसी टेंशन के पूरी फ्रीडम के साथ अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दें, आगे बढ़ें। और फिर से मैं आश्वस्त करता हूं, मैं केवल आश्वासन के लिए आश्वासन नहीं दे रहा हूं, हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद होगी वो देने को मैं तैयार हूं। और ये डॉक्टर कामत के सामने कह रहा हूं, जब भी जरूरत पड़ी है तो मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। जहां तक आपका प्रश्न है, आपके ऊपर हमें एब्सोल्यूट ट्रस्ट है कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरे